ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन पे। इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन पे हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन का डिटेल देखेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन के डिटेल को देखने से पहले थोड़ा सा वर्किंग आप लोग समझ लीजिए कि इंडक्शन मोटर काम कैसे करता है। बाद में इस वर्किंग को और भी डिटेल से हम लोग देखेंगे, यानी जब कंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्लीट कर देंगे, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद जब वर्किंग प्रिंसिपल के टॉपिक पे हम लोग आएंगे तो और भी डिटेल से हम लोग देखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, ग्राफिकली हम लोग देखेंगे, इमेज के फॉर्म में देखेंगे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कांसेप्ट से देखेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल आपके इंडक्शन मोटर का क्या है, स्टार्टिंग क्या है। लेकिन आज थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इंडक्शन मोटर काम कैसे करता है वो हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले ही देख लेते हैं। उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और इसको समझने में बहुत हेल्पफुल होगा, आपके लिए आगे चल के बहुत काम आएगा। तो होता क्या है कि थोड़ा सा हम लोग इसका बेसिक प्रिंसिपल अगर हम लोग देख लें तो इंडक्शन मोटर सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो जैसा कि आपको पहले बताया कि यहाँ सप्लाई सिर्फ और सिर्फ रोटर को हम लोग देते हैं, सॉरी यहाँ सप्लाई सिर्फ और सिर्फ स्टेटर को हम लोग देते हैं और रोटर में कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं देते हैं हम लोग, यानी कंडक्शन के थ्रू कोई भी पावर, इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग रोटर को नहीं देते हैं। रोटर में स्टेटर से इंड्यूस होके पावर चला जाता है, इसी की वजह से इसका नाम इंडक्शन मोटर भी है। एकदम स्टार्टिंग में ये चीज बता चुके हैं। अब होगा क्या ना कि इसका रोटर होगा, तो सपोज दैट इसका रोटर है, सॉरी स्टेटर है इसका, तो इंडक्शन मोटर का स्टेटर हम लोग लेके चलते हैं। अब स्टेटर जो बनेगा ना, स्टार्टर पे सबसे पहले हम लोग वाइंडिंग को प्लेस करेंगे और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक कौन सा है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। इसका स्टार्टर बन गया और जाहिर है स्टार्टर को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से हम लोग देते हैं, यानी थ्रू कंडक्शन देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टर पे हम लोग तीनों फेज की वाइंडिंग को रखेंगे। अब बस ये ध्यान देना है कि तीनों फेज की वाइंडिंग को इस तरह से हम लोग प्लेस करते हैं कि तीनों फेज की वाइंडिंग आपस में 120 डिग्री के एंगल पर रहे, आर, वाई और बी, यानी रेड, येलो और ब्लू। यानी सपोज दैट एक फेज की वाइंडिंग यहाँ एक ही कंडक्टर शो कर रहे हैं, ये आर है, तो इससे 120 डिग्री के एंगल पे, इससे 120 डिग्री के एंगल पे हम लोग वाई रखेंगे, दिस इज वाई, और फिर उससे 120 डिग्री के एंगल पे हम लोग ब्लू रखेंगे, दिस इज ब्लू। तो कुछ चीजें इंडक्शन मोटर के लिए हमें मेंटेन करना पड़ता है, तभी इंडक्शन मोटर आपका स्टार्ट होगा, रन करेगा, अदरवाइज इंडक्शन मोटर की तरह काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला चीज हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि इंडक्शन मोटर के स्टार्टर पे, ये तो आपको एक कंडक्टर बना के दिखा रहे हैं, आगे चल के पूरी वाइंडिंग हम लोग देखेंगे कैसे इसका स्लॉट्स काटते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि हम लोग डीसी मोटर के केस में रोटर में हम लोग स्लॉट्स बनाते थे, याद होगा आपको। तो डीसी मोटर के केस में इस तरह से रोटर पे हम लोग स्लॉट्स काटते थे, पंचिंग करके, डाई कास्ट पंचिंग करके हम लोग लेमिनेशंस पे इस तरह से स्लॉट काटते थे। ध्यान में आ रहा है, इस तरह से आपके रोटर पे हुआ करता था। ध्यान में आ रहा है सबको, रोटर पे स्लॉट रहता था और इन्हीं स्लॉट में, हाँ बोलो बोलो क्या बोल रही थी, बोलो। बोलो, कुछ बोल रही थी कोई? यस सर बोल रही थी। ओके चलो, यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ कंडक्टर्स को हम लोग इस तरह से रखते थे डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के रोटर पे। यहाँ क्या है, स्टार्टर पे हमें वाइंडिंग को प्लेस करना है। डीसी मोटर में क्या होता था, तो डीसी मोटर में स्टार्टर में हम लोग क्या रखते थे, हम लोग फील्ड वाइंडिंग को स्टार्टर पे रखते थे। डीसी मोटर में या डीसी जनरेटर में यहाँ हम लोग फील्ड वाइंडिंग को रखते थे। इस तरह से पोल शू होता था, पोल कोर होता था और पोल कोर पे इस तरह से वाइंडिंग को हम लोग प्लेस करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ स्टार्टर पे जो हम लोग वाइंडिंग रख रहे हैं ना, ये हम लोग किस तरह से रखते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग रखते हैं। यानी जिस तरह स्लॉट इस रोटर के
आउटर पेरिफेरी पे स्लॉट कटा हुआ है। देखो ये रोटर है ना, रोटर के आउटर पेरिफेरी पे स्लॉट कटा हुआ है कंडक्टर को प्लेस करने के लिए। उस तरह इसके इनर पेरिफेरी पे स्लॉट कटा हुआ रहेगा, स्टेटर के इनर पेरिफेरी पे। ये क्या है? तो डीसी है, डीसी मशीन है। ये मोटर और जनरेटर आपको पहले बता चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन डीसी मशीन में जनरेटर और मोटर में कोई फर्क नहीं होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन दोनों सेम होता है। तो ये डीसी मशीन है, चाहे जनरेटर भी हो सकता है, चाहे तो मोटर भी हो सकता है। ठीक है, और ये आपका इंडक्शन मोटर है। तो बस ये ध्यान रखना है कि जिस तरह यहां रोटर के आउटर पेरिफेरी पे हमने स्लॉट काटा कंडक्टर को रखने के लिए, इंडक्शन मोटर के स्टेटर के इनर पेरिफेरी पे हम लोग स्लॉट काटे हुए रहते हैं। यानी इस तरह से स्लॉट कटा हुआ रहेगा और उन्हीं स्लॉट में कंडक्टर्स रहेंगे। इस तरह से स्लॉट काटा हुआ रहेगा और इन्हीं स्लॉट्स में कंडक्टर्स रहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह करके कंडक्टर को हम लोग स्टार्टर पे प्लेस करते हैं। अब ध्यान देना है, जिस तरह यहाँ आपका कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता था, यहाँ भी कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन यहाँ क्या है, तो आपके डीसी मशीन में तो खैर फेज का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन एसी मशीन में फेज का मतलब रहेगा। वाइंडिंग को हम इस तरह से प्लेस करेंगे कि तीनों फेज की वाइंडिंग स्पेस में 180 डिग्री के एंगल पे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पे जो एंगल है ना तीनों फेज के बीच में, वो 180 डिग्री का एंगल है। और ये एंगल कहाँ है, तो स्पेस में है, आर फेज के लिए, वाई फेज के लिए, बी फेज के लिए। यानी ये भी 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री है। ये सब एसेंशियल कंडीशन है, अगर ये नहीं फुलफिल होगा आपका इंडक्शन मोटर की तरह काम ही नहीं करेगा। हाँ बोलो श्वेता। हाँ क्या बोलो, आवाज ही नहीं आ रही है। पूजा कुछ बोल रही हो? हाँ पूजा, माइक्रोफोन म्यूट करो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सबसे पहला कंडीशन क्या करते हैं कि तीनों फेज की वाइंडिंग को स्पेस में 120 डिग्री के डिफरेंस पे रखते हैं। अब जो इसको सप्लाई देंगे ना हम लोग, तो जाहिर है इसको सप्लाई भी तीनों फेज से हम लोग देंगे। यानी आर फेज के कंडक्टर से इसका कनेक्शन देंगे सप्लाई के लिए, वाई फेज के कंडक्टर से इसका कनेक्शन देंगे सप्लाई देने के लिए, और बी फेज के कंडक्टर से इस तरह से कनेक्शन देंगे सप्लाई देने के लिए। ओके, आर एंड वाई एंड बी। अब होता क्या है कि ये जो सप्लाई देंगे ना हम, ये सप्लाई भी ये तीनों फेजेस आपस में 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे रहने चाहिए। यानी आर और वाई के बीच में फेज डिफरेंस 120 डिग्री है, Y और B के बीच में फेज डिफरेंस 120 डिग्री है, और R और B के बीच में भी फेज डिफरेंस 120 डिग्री है। जैसे ही ये दोनों कंडीशन पूरा होगा ना, हम सप्लाई देंगे स्टार्टर को और दोनों कंडीशन पूरा कर देंगे। यानी तीनों फेजेस
स्पेस में भी 120 डिग्री के एंगल पे है और टाइम में भी। फेज डिफरेंस क्या होता है टाइम में, क्योंकि फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, तो अगर हम वेव्स को देखें वोल्टेज वेव को, तो आर का वेव अगर ऐसे है तो इससे 120 डिग्री के डिले के बाद y का वेव होगा, यानी 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो 120 डिग्री के डिले के बाद y का इस तरह होगा फेज, और उससे भी 120 डिग्री के डिले के बाद b का फेज होगा। यानी कहीं ना कहीं फेज डिफरेंस का मतलब है टाइम डिले एसोसिएटेड है सब में। यहाँ क्या है, ये स्टार्ट हुआ, r स्टार्ट हुआ, इससे इतने टाइम डिले के बाद, क्योंकि ये एक्सिस आपका क्या है, ये एक्सिस आपका टाइम एक्सिस है, तो इतने टाइम डिले के बाद ये शुरू हुआ, और ये टाइम डिले किसके करस्पॉन्डिंग है, तो 120 डिग्री के फेज डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग है, और इतने टाइम डिले के बाद ये शुरू हुआ, तो ये भी 120 डिग्री y से फेज डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग है। तो जब ये कंडीशन दोनों हम लोग फुलफिल करेंगे, यानी r y b तीनों फेज के बीच में डिफरेंस स्पेस में 120 डिग्री हो और टाइम में फेज डिफरेंस 120 डिग्री हो, जब ये कंडीशन पूरा हो जाएगा ना, तो एक बहुत बेहतरीन चीज इंडक्शन मोटर के अंदर होगा। वो बेहतरीन चीज क्या है, तो होगा क्या कि आपका वोल्टेज अगर इस तरह से है तो करंट का ग्राफ भी इसी तरह से रहेगा। वोल्टेज अगर अल्टरनेटली साइनसॉइडली वैरिंग वोल्टेज है तो करंट का ग्राफ भी अल्टरनेटली साइनसॉइडली वैरिंग होगा, यानी करंट भी इसी तरह से करंट भी होगा। करंट को अगर रेफरेंस हम मान लें तो ये R का करंट का वेव है, इससे 120 डिग्री के बाद Y का करंट का वेव होगा, और इससे 120 डिग्री के बाद B का करंट का वेव होगा। ठीक है, और हमें पता है कि फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो नतीजा क्या होगा कि फ्लक्स का वेव भी इसी तरह वैरी करेगा, यानी R के वजह से जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है वो भी अल्टरनेटली साइनसॉइडली वैरी करेगा, और उससे 120 डिग्री के फेज डिफरेंस के बाद इसका फ्लक्स वैरी करेगा, उसके बाद इसका फ्लक्स वैरी करेगा। यानी मान लो अगर ये फ्लक्स का वेव है तो ये फ्लक्स ड्यू टू R फेज, ये फ्लक्स ड्यू टू Y फेज, और ये फ्लक्स ड्यू टू B फेज। अब इंडिविजुअल एनालिसिस करें ना हम लोग, एक एक को लेके चलें, तो सबका फ्लक्स जो है ना इस तरह से वैरी कर रहा है साइन वेव की तरह, यानी जीरो से शुरू होता है, मैक्सिमम पे पहुंचता है, फिर कम होते होते जीरो हो जाता है, फिर डायरेक्शन बदल जाता है फ्लक्स का। यानी एक बार अगर इधर नॉर्थ बन रहा होगा ना तो अब डायरेक्शन बदल जाएगा, अब इधर नॉर्थ बनने लगेगा इस साइकिल में। इस साइकिल में अगर इधर नॉर्थ बन रहा है राइट टू लेफ्ट, तो सॉरी लेफ्ट टू राइट, अगर पॉजिटिव साइकिल में लेफ्ट टू राइट आपका नॉर्थ पोल बन रहा है, तो नेगेटिव साइकिल में राइट टू लेफ्ट आपका नॉर्थ पोल बनने लगेगा। ठीक है, यानी इंडिविजुअल फ्लक्स को देखें, एक फेज का फ्लक्स तो इस तरह से साइन वेव की तरह वैरी कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये दोनों कंडीशन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये कंडीशन जब हम लोग फुलफिल कर लेते हैं ना, तो इंडक्शन मशीन के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन चीज होती है। कौन सा कंडीशन, फिर से याद दिला दे रहे हैं, जब स्पेस में तीनों फेज को 120 डिग्री के एंगल पर रखें और सप्लाई जो दे रहे हैं वो टाइम में फेज डिफरेंस 120 डिग्री का हो। ये दोनों चीजें जब फुलफिल करेंगे ना, तो यहाँ क्या होगा, फ्लक्स इंडिविजुअली भले ही अलग-अलग वैरी कर रहा है, तीनों फेज का फ्लक्स भले ही साइनसॉइडली वैरी कर रहा है, लेकिन जब रिजल्टेंट देखेंगे ना हम लोग तीनों फेज का, क्योंकि आपको पता है कि एक साथ सिमिलर क्वांटिटीज अगर वर्क करती हैं एक से ज्यादा, यानी एक जगह अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, सपोज एक ब्लॉक है, इस पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो अल्टीमेटली हम लोग इस ब्लॉक का मोशन कैसे डिसाइड करेंगे। अगर मान लो इस ब्लॉक पे ये तीन तरह का फोर्स लग रहा है, F1, F2, F3, या मान लो एक F4 भी लग रहा है। अब इस ब्लॉक का मोशन किस फोर्स की वजह से होगा, चारों ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ओनली ऐड, यस। हम लोग वेक्टर रिजल्टेंट निकालेंगे उसका, और फिर रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो डिसाइड करेगा कि ब्लॉक को किधर मूव करना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि सिमिलर क्वांटिटीज एक साथ वर्क करें, एक से ज्यादा सिमिलर क्वांटिटीज एक से ज्यादा एक साथ वर्क करें, तो हमें मतलब उसके रिजल्टेंट से होता है। यहाँ भी क्या है, इंडिविजुअल फ्लक्स इस तरह साइन वेव के फॉर्म में वैरी कर रहा है, R का फ्लक्स भी इस तरह साइन वेव के फॉर्म में वैरी कर रहा है, Y का फ्लक्स भी साइन वेव के फॉर्म में वैरी कर रहा है, B का फ्लक्स भी साइन वेव के फॉर्म में वैरी कर रहा है। बस अंतर है कि टाइम में सब डिले है।
तो इंडिविजुअल फ्लक्स साइनसॉइडली वैरी कर रहा है, लेकिन जब हम रिजल्टेंट पे गौर करेंगे, क्योंकि एक साथ एक से ज्यादा सिमिलर क्वांटिटीज वर्क करती हैं, तो हमें रिजल्टेंट से मतलब होता है। तो यहाँ तीनों के फ्लक्स का रिजल्टेंट जब हम देखेंगे ना, तो हर वक्त रिजल्टेंट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का आपको मिलेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, वो फ्लक्स रोटेट करता हुआ रहेगा सिंक्रोनस स्पीड से। ठीक है, तो एक बहुत बेहतरीन चीज यहाँ पे हो रही है, इंडिविजुअल फ्लक्स साइन के फॉर्म में वैरी कर रहा है, लेकिन रिजल्टेंट देखेंगे तो हर मोमेंट पे, हर टाइम पे रिजल्टेंट इसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का हमें मिलेगा। इन तीनों फ्लक्स के वजह से, इन तीनों फ्लक्स का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मिलेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ही सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, उसका डायरेक्शन हर वक्त बदलता रहेगा और हर वक्त वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता रहेगा। समथिंग लाइक सपोज दैट ये इस तरह से रिजल्टेंट फ्लक्स क्रिएट हो गया, तो ये रिजल्टेंट फ्लक्स इस तरह से लगातार कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, लेकिन लगातार इस तरह से घूमता रहेगा। तो एक बहुत बेहतरीन चीज यहाँ पे हो रहा है, जब हमने ये दो कंडीशन फुलफिल कर लिया। कौन सा दो कंडीशन? जब हमने तीनों फेज की वाइंडिंग को स्पेस में 120 डिग्री के एंगल पे रखा और हमने तीनों फेज की सप्लाई को टाइम में 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे जब हमने दिया, ये कंडीशन जैसे ही फुलफिल हुआ, मैच हुआ, तो यहाँ पे रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ क्रिएट हो गया, जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, लेकिन सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है। और सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो सिंक्रोनस स्पीड इज ns is equal to 120 f upon p, means your synchronous speed is ns हम लोग सिंक्रोनस स्पीड को कहते हैं is equal to 120 f upon p, यानी उस इंडक्शन मशीन को जितने नंबर ऑफ पोल्स के लिए हम लोग डिजाइन करेंगे और जितनी फ्रीक्वेंसी का सप्लाई देंगे, उसके हिसाब से उसका स्पीड फिक्स हो जाएगा, और इसी को हम लोग सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखो कि कोई भी इंडक्शन मोटर होगा, कितनी भी कैपेसिटी का होगा, कितना भी बड़ा होगा साइज में, कितना भी छोटा होगा साइज में, ये ध्यान देना, कोई भी इंडक्शन मोटर हो किसी भी रेटिंग का, तो यहां सबसे खास बात क्या है कि कोई भी इंडक्शन मोटर हम लोग ले लें, किसी भी रेटिंग का, किसी भी वोल्टेज रेटिंग का, किसी भी साइज का, कैसा भी इंडक्शन मोटर हम लोग ले लें, बस दो चीज उसका अगर हम लोग मेंटेन रखें, उसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी और उसका नंबर ऑफ पोल्स सेम हो, तो किसी भी रेटिंग का कोई भी इंडक्शन मोटर हो, सबका रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसी स्पीड से रोटेट करेगा, यानी सब सिंक्रोनाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सिंक्रोनाइजेशन का बहुत सारा मतलब है, आगे चल के सिंक्रोनस मशीन में और भी डिटेल से बताएंगे, लेकिन यहाँ एक सिंक्रोनाइजेशन का एक और सिंपल मतलब है। सिंपल मतलब क्या है कि मान लो इंडक्शन मोटर हम 10 ले लेते हैं, सब अलग अलग साइज का, कुछ छोटे साइज का, कुछ बड़े साइज का, कुछ अलग पावर रेटिंग का, कुछ अलग पावर रेटिंग का, 10 इंडक्शन मोटर अगर हम लोग यहाँ पे ले लें, और इन 10 इंडक्शन मोटर में अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी सप्लाई दें और सब सेम नंबर ऑफ पोल के लिए डिजाइन हो, तो इस 10 इंडक्शन मोटर का रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एक ही स्पीड से घूमेगा, और वो सिंक्रोनस स्पीड है। इसीलिए इसको सिंक्रोनस स्पीड भी हम लोग कहते हैं। सिंक्रोनस स्पीड का और भी बहुत सारा रीजन है, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि सिंक्रोनस स्पीड को सिंक्रोनस ही क्यों कहते हैं, उसका और भी बहुत सारा रीजन है। तो यहाँ क्या होगा, इस इंडक्शन मोटर में अब रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा, और वो मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट होगा, लेकिन इस तरह से सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगेगा। अब होता क्या है कि इसका जो रोटर है ना, इसके रोटर को हम लोग परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड रखते हैं। ठीक है, इसके रोटर का डिजाइन आगे चल के रोटर के कंस्ट्रक्शन में डिटेल से आपको बताएंगे कि इसका रोटर, और आपको बताया भी है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर खास करके जो होता है उसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वो गिलहरी को पकड़ने वाले, यानी स्क्वायरल को पकड़ने वाले केज की तरह, पिजड़े की तरह है। तो होता क्या है कि अब जो इसका रोटर है ना, वो शॉर्ट सर्किटेड रहता है, यानी इसके अंदर अगर रोटर है तो वो शॉर्ट सर्किटेड है। तो शुरुआत में जब आपका रोटर स्टेशनरी है तब की चर्चा करते हैं। जब मान लो रोटर इसके अंदर डाल दिए और रोटर क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, यानी दो रिंग है शुरुआत में और आखिरी में, और इस तरफ मेटल कंडक्टर, मेटल बार्स को हमने रखा है। अगर हम लोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को लेके चलते हैं इसके अंदर,
अब शुरुआत की चर्चा कर रहे हैं, जहां इंडक्शन मोटर का रोटर अभी रन करना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी जस्ट फील्ड बना है, और फील्ड क्या है? सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है और इस तरह से लगातार रोटेट कर रहा है। तो देखो अभी आपका रोटर स्टेशनरी है लेकिन फील्ड वेरी कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा? फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, रोटर स्टेशनरी है और फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, लेकिन फील्ड अपने आप को इस तरह सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करा रहा है, यानी जाहिर है फील्ड का डायरेक्शन तो वेरी कर रहा है, यानी आपके मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन है। तो अब क्या होना चाहिए? कंडक्टर स्टेशनरी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिंग, क्या होना चाहिए बताइए? यस, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के स्टैटिक वाले फॉर्म के वजह से, क्योंकि कंडक्टर स्टेशनरी है, रोटर कंडक्टर अभी मूव नहीं कर रहा है, तब की बात है, तो फ्लक्स वेरी कर रहा है, और फ्लक्स के वेरिएशन और फ्लक्स का भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन हमें पता है कि चाहे मैग्नीट्यूड को हम लोग बदले चाहे डायरेक्शन को बदले, वो सब फ्लक्स वेरिएशन में ही आएगा। हम लोग चाहे तो मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखें, डायरेक्शन को बदले, या डायरेक्शन को कांस्टेंट रखें, मैग्नीट्यूड को बदले, हर केस में फ्लक्स का वेरिएशन हो रहा है, तो फ्लक्स से लिंक होने वाले फ्लक्स लिंकेज का वेरिएशन हो रहा है, और हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज ही तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। तो यहाँ क्या होगा? इस केस में कंडक्टर स्टेशनरी है, फ्लक्स वेरिंग है, तो इस कंडक्टर के अंदर यानी रोटर के कंडक्टर के अंदर हमने कोई भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से सप्लाई नहीं दिया है, लेकिन फिर भी फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इन कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और जैसे ही इन कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो रोटर के कंडक्टर को यानी रोटर को हम लोग शॉर्ट सर्किटेड रखते हैं। रोटर हम लोग कैसे बनाते हैं आगे चलकर हम लोग बहुत सारा टाइप देखेंगे रोटर बनाने का, लेकिन इंडक्शन मोटर में इन जनरल हम रोटर कैसे बनाते हैं? तो एक रिंग ले लिए मेटल का, हेवी मेटल का, एक हेवी मेटल का रिंग इधर, और इसमें हेवी मेटल बार्स से हम लोग कनेक्शन कर देते हैं, और इस तरह करके सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर हम लोग बना देते हैं। जैसे सपोज दैट इसका रोटर जो हम लोग बनाएंगे, तो इस तरह दो एंड रिंग को लेके इस तरह दो एंड रिंग, स्टार्टिंग रिंग एंड एंड रिंग, और इसमें हमने मेटल बार से कनेक्शन कर दिया, इसमें हमने मेटल बार से कनेक्शन कर दिया, स्ट्रेट न रख के हल्का स्क्यू रखते हैं, बताएंगे इसका कारण भी क्यों स्क्यू रखते हैं, हल्का तिरछा रखते हैं, लेकिन आपस में डिस्टेंस बराबर होगा, ऑलमोस्ट पैरेलल होगा। तो इस तरह करके हेवी मेटल बार्स, यहाँ वायर्स नहीं रखते हैं हम लोग, अगर स्क्वायरल केज की चर्चा करें तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इस तरह हमने बना दिया, ये सेंटर से इसका एक्सिस शाफ्ट निकल गया, ये शाफ्ट निकल गया। अब क्या है कि ये आपके मशीन के अंदर था, स्टेटर पे रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है लेकिन सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो जाहिर है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है लेकिन यही सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है, तो इसके अंदर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के स्टैटिक वाले फॉर्म के वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और ईएमएफ इंड्यूस हो गया, शॉर्ट सर्किट है यानी सर्किट कंप्लीट है, तो करंट तो फ्लो होने लगेगा, होगा, तो करंट तो फ्लो होने लगेगा, तो इसके अंदर अब करंट भी फ्लो होने लगेगा क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हुआ और सर्किट कंप्लीट है शॉर्ट सर्किट होने के वजह से, तो करंट भी फ्लो होने लगेगा। अब करंट फ्लो होगा ना तो यहां से लेंज लॉ अब अपने एक्शन में आ जाएगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा तो आपको पता है कि लेंज लॉ के हिसाब से ये करंट अब अपना खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से बनाएगा कि ये अपने होने के कारण को अपोज करेगा, यही तो लेंज लॉ है। तो यहाँ पे देखो ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट फ्लो होने लगा, और करंट अब इस तरह से फ्लो होगा कि वो अपने होने के कारण को अपोज करेगा। तो देखो करंट के होने का कारण ईएमएफ का इंड्यूस होना,
ईएमएफ के इंड्यूस होने का कारण क्या है यहां पे, बताइए। ईएमएफ के इंड्यूस होने का कारण क्या है यहां पे, चेंज इन फ्लक्स। यस, यानी रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लक्स, मूविंग फ्लक्स एंड स्टेशनरी कंडक्टर। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो दोनों के बीच में है ना, वही तो आपके ईएमएफ इंड्यूस होने का कारण है। तो अब लेंज लॉ के हिसाब से इसको अपने होने के कारण को अपोज करना है। तो अगर एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए, अगर थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ना इस तरह से रोटेट कर रहा है, यानी रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मान लो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो अब क्या होना चाहिए, अब रोटर को क्या करना चाहिए लेंज लॉ के हिसाब से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स ऑक्यूर होगा जो इसको अपोज करेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। सर ये जो आप डायरेक्शन दिए हैं, हाँ, अगर इस डायरेक्शन में अगर वो मूव करे तो उसको अपोज करने के लिए लेंज लॉ एक्टिव जब होगा तो वो इसके अपोज में एक्ट करेगा ना। यही सबसे बड़ी खासियत है। देखो अगर सपोज दैट यहां दो पर्सन है, सपोज दैट इमेजिन करो दो लड़के हैं, एक लड़का ए और एक है बी। ए बी को अगर मार के भागने लगे, ए अगर भागने लगे इस डायरेक्शन में, ए क्या किया, पहले नजदीक आया बी के, बी को एक थप्पड़ लगा दिया, अब ए भागने लगा इधर बी वेलोसिटी से। अब क्या करना है, बी इसको पकड़ना चाहेगा, यानी रिलेटिव वेलोसिटी कम करना चाहेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी कम करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए क्या इसको इधर भागना होगा, हाँ कहां भागना होगा बी को, उसी के डायरेक्शन में भागना होगा। उसी के डायरेक्शन में भागने से फायदा क्या होगा, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 0 थी और ये v वेलोसिटी से भाग रहा था, धीरे धीरे ये भी अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, v भी अभी अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगा और ये va तो है ही, और धीरे धीरे वेलोसिटी को बढ़ाते बढ़ाते, यानी v भी क्या कर रहा है, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, धीरे धीरे वेलोसिटी को बढ़ाते बढ़ाते जब ये दोनों की वेलोसिटी मैच हो जाएगी, जब va इज इक्वल टू vb के बराबर हो जाएगा, उस समय ये इसको कैच कर लेगा। इज दैट क्लियर? तो यहां क्या है, यहां ईएमएफ इंड्यूस होने का कारण कंडक्टर स्टेशनरी है, यानी जीरो वेलोसिटी पर है, और ये फ्लक्स सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रिलेटिव मोशन इसके ईएमएफ इंड्यूस होने का कारण है। तो जाहिर है लेंज लॉ के हिसाब से अपने होने के कारण को अपोज करेगा, तो इसका ईएमएफ इंड्यूस का कारण रिलेटिव मोशन है, तो रिलेटिव मोशन को कम करना चाहेगा ना। ईएमएफ इंड्यूस होने का कारण रिलेटिव मोशन है फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में, तो लेंज लॉ के हिसाब से अपने होने के कारण को अपोज करना है, तो अल्टीमेटली आपको इस रिलेटिव मोशन को अपोज करना है ना, रिलेटिव मोशन को कम करना है ना। तो रिलेटिव मोशन को कैसे कम करेगा बताइए। यस सर, समझ गए। तो रिलेटिव मोशन को कम करने के लिए जाहिर है रोटर को भी इसी डायरेक्शन में मूव करना होगा, रोटर को इसी डायरेक्शन में मूव करना होगा। रोटर भी जब इसी डायरेक्शन में मूव करेगा तब क्या होगा, धीरे धीरे रिलेटिव मोशन कम होने लगेगा। लेकिन क्या आपका रोटर आपके स्टैटर के फील्ड को कैच कर पाएगा? हाँ, कैच कर पाएगा? बताइए। कभी नहीं कैच कर पाएगा, क्योंकि कैच कर ही लेगा तो सीधे रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई तो कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा, कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो लेंज लॉ के हिसाब से अपोज करने का कोई कारण ही नहीं है। तो कभी भी इंडक्शन मोटर के केस में रोटर सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को कभी भी कैच नहीं करेगा, ठीक है। और इसी से हम लोग आगे चल के स्लिप निकाल लेते हैं, आगे चल के आपको पढ़ाएंगे स्लिप। तो स्लिप क्या होता है, तो अगर ये सिंक्रोनस स्पीड है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स का,
ये रोटर का स्पीड है, इसी का कंपैरिजन जब हम लोग ns से करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही आपका परसेंटेज स्लिप हो जाता है। आगे चल के बताएंगे इसको डिटेल से। क्लियर? तो इस तरह आपका इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाता है, रोटर रोटेट करने लगता है। और इंडक्शन मोटर के स्टार्ट होने का कारण क्या है? सबसे पहले सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स का क्रिएट होना, उसके बाद सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स और स्टेशनरी कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन का होना। उस रिलेटिव मोशन के वजह से फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के स्टैटिक फॉर्म के वजह से ईएमएफ का इंड्यूस होना, और ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद लेंज लॉ के वजह से ये अपने होने के कारण को अपोज करना, और उसके कारण अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें तो करंट का होने का कारण ईएमएफ का इंड्यूस होना है। ईएमएफ के इंड्यूस होने का कारण रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लक्स एंड द कंडक्टर है। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली करंट उस वोल्टेज को अपोज करना चाहेगा और वोल्टेज अपने होने के कारण को अपोज करना चाहेगा, यानी उस रिलेटिव मोशन को अपोज करना चाहेगा। तो अगर सिंक्रोनस स्पीड ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये पहले जीरो है, पहले आपका कंडक्टर सपोज दैट यहाँ है, तो इसका स्पीड ns है और इसका स्पीड nr जो है ना वो शुरुआत में जीरो है कंडक्टर का। लेकिन अब क्या करना है? ns माइनस nr को कम करने की कोशिश करनी है। ns क्या है? सिंक्रोनस स्पीड है। nr क्या है? उस कंडक्टर का स्पीड है जो शुरुआत में जीरो है। इसको अगर कम करना है तो जाहिर है इस स्पीड को बढ़ाना होगा, ये डिफरेंस में इसको बढ़ाना होगा, तभी ns माइनस nr कम होगा। और ये बढ़ेगा कैसे? जब ये इसी डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। और इसी तरह इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाता है और वो सिंक्रोनस मोटर के डायरेक्शन में ही रोटेट करने लगता है। इन चीजों को बाद में हम लोग डिटेल से देखेंगे, अब ये ओवरव्यू था। समझ में आया इतना? सर किसी केस में जो होता है वो जैसे लेंज लॉ हम पहले आप बताए थे, तो उसमें अपोजिट एक्ट करता है। जैसे अगर ये क्लॉकवाइज है वो दूसरा वाला जो एक्टर है वो लेंज लॉ में होता है अपने होने के कारण को अपोज करना। जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ ना, देखो लेंज लॉ क्या है? अगर किसी कारण से किसी ऑब्जेक्ट में वोल्टेज इंड्यूस होता है तो वो करंट इस तरह से फ्लो कराएगा कि अपने होने के कारण को अपोज करे, ना कि अपोजिट फोर्स लगाए। ठीक है? तो होने के कारण को अपोज करे। अब केस अलग अलग हो सकता है, जैसे इंडक्टर के केस में, इंडक्टर कॉइल है ना, इंडक्टर कॉइल में अगर किसी परमानेंट मैग्नेट को हमने मूव कराया, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, इसको हमने इस ओर मूव कराया, तो मूव कराने समय क्या होगा? इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर। लेकिन वो कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, अपने होने के कारण को अपोज करेगा। इसके होने का कारण क्या है? मैग्नेट का इधर मूव करना। तो इसको अपोज करने के लिए इसको क्या करना होगा? तो इस मैग्नेट का अगर नॉर्थ बन रहा है ना, तो इसको भी अपना नॉर्थ इसी डायरेक्शन में बना लेना होगा, सो दैट कि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करे। तो ये करंट को इस तरह से फ्लो कराएगा ऐसे कि इसका भी नॉर्थ बन जाए और इसका नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करे, होने के कारण को अपोज करे। तो होने के कारण को अपोज कर रहा है। होने का कारण अलग अलग केस में अलग अलग है। यहाँ लीनियर मोशन है होने का कारण, यहाँ सर्कुलर मोशन है होने का कारण। क्लियर? तो यहाँ हो क्या रहा है? हमेशा ईएमएफ क्यों इंड्यूस होता है? तो रिजल्टेंट जो आपका वेलोसिटी है उसके वजह से, यानी वेलोसिटी के रिलेटिव वेलोसिटी के डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे देखो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी अलग अलग है। यहाँ पे क्या है? कंडक्टर हमारा स्टेशनरी था स्टार्टिंग में, nr जीरो था, यानी कंडक्टर का स्पीड जीरो था और फ्लक्स इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो जाहिर है इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में। अब इसको ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो अपना करंट ये इस तरह से फ्लो कराएगा कि अपने होने के कारण को अपोज करेगा। तो होने का कारण रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में है, तो जाहिर है ये अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगा, तब तो रिलेटिव वेलोसिटी कम होगी दोनों के बीच में। यस सर। समझ में आया? यस। तो अपोजिट फोर्स करके कभी भी नहीं याद रखना है। लेंज लॉ का मतलब होता है कि कहीं भी जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ वो अपना करंट इस तरह से फ्लो कराएगा। और ज्यादा एक्यूरेट वर्ड में समझना है तो ऐसे समझो कि कहीं भी वोल्टेज इंड्यूस होगा वो अपना करंट इस तरह से फ्लो कराएगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा कि वो अपने होने के कारण को अपोज करेगा। क्लियर? यस। तो इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहां होने का कारण रिलेटिव मोशन था, यानी मैग्नेट का इसकी ओर आना,
इसकी ओर आने को अपोज करने के लिए इसको भी अपना नॉर्थ बनाना पड़ेगा इस तरफ, यानी करंट अगर इस तरफ होगा राइट हैंड कर्व रूल के हिसाब से तो इसका भी नॉर्थ बनेगा। नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो इसके ईएमएफ इंड्यूस होने का कारण आपका मैग्नेट का इधर जाना था, उसको इसने अपोज कर दिया। इसके इंड्यूस होने का कारण ये सिंक्रोनस स्पीड ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज और ये रुका हुआ है। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, क्योंकि आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज जितना होगा उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो आपको क्या करना है, इस रिलेटिव मोशन को कम करना है, जिसको इसी डायरेक्शन में मूव करना होगा। हर अलग अलग केस में रीजंस अलग अलग है ईएमएफ इंड्यूस होने का, हर केस में काम वही हो रहा है, अपने होने के कारण को अपोज किया जा रहा है। इज दैट क्लियर? हाँ बोलो। हाँ कंडक्टर को उसी की डायरेक्शन में मूव करके हाँ अपना फ्लक्स बनाना पड़ा ताकि वो उसको अपोज करे। तो ये कहने का मतलब है इसका। हाँ तो कंडक्टर मूव किया इसका मतलब वो फ्लक्स ही तो बनाया, और वो फ्लक्स का डायरेक्शन इस तरह से लेना। फ्लक्स नहीं बनाया, फ्लक्स नहीं बनाया, होने के कारण को अपोज करना है। होने का कारण रिलेटिव मोशन है, इसलिए उसको मूव करना पड़ेगा। होने का कारण क्या था? हाँ क्या बोलो? नहीं, दैट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन हाँ यहाँ करेंगे फ्लक्स को अपोज। यहाँ फ्लक्स आगे चल के आपको दिखाएंगे, फ्लक्स भी ऐसे बनेगा, चलो उसको भी समझ ही लो। देखो और अच्छे से अगर समझो इसको, यहां से कंसेप्ट आपका और भी क्लियर हो जाएगा। ये आपका रोटर हो गया, सॉरी स्टेटर हो गया। अब देखो है क्या ना, चलो यहां पर रोटर भी ले लेते हैं। ये आपका रोटर भी हो गया, ठीक है। ये आउटर वाला स्टेटर है और ये रोटर है। ठीक है, ये आपका रोटर है और ये रोटर है और ये स्टेटर है, बन गया। अब यहाँ पे देखो, सपोज दैट सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से बन गया, यानी उसका नॉर्थ बन गया। और ये क्या है तो आपको बता चुके हैं, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा और इस तरह सिंक्रोनस स्पीड से घूमता रहेगा। क्लियर? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा और इस तरह सिंक्रोनस स्पीड से घूमता रहेगा। एक मोमेंट में हमने टाइम को रोक दिया और उस टाइम पे ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है ना वो इस तरह से है, ठीक है। अब एक रोटर कंडक्टर को देख लो थोड़ी देर के लिए। तो यहां पर एक रोटर कंडक्टर है और जाहिर है फ्लक्स कैसे आ रहा है, तो ऊपर की तरफ से आ रहा है, फ्लक्स ऐसे आ रहा है आपका। अब क्या होगा, ये रोटर है ना, रोटर कंडक्टर है। जाहिर है इंडक्शन मशीन में पहले ही आपको बता चुके हैं कि रोटर में कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई हम लोग नहीं देते हैं, इंड्यूस होके आता है। तो इंड्यूस होगा इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होगा और शॉर्ट सर्किट है तो करंट भी फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखो इंड्यूस हुआ तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं। कैसे? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कंडक्टर के अंदर, अगर आपको पता है कि ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है ना इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स ns के स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। एक वक्त हमने टाइम रोक लिया है तो यहां पर है, अदरवाइज इस तरह से ये रोटेट करता रहता है एंटी क्लॉकवाइज। अब हम लोग निकाल सकते हैं ना उस कंडक्टर के अंदर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बताओ? हाँ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। तो निकाल लीजिए। तो इस वक्त क्या है, फ्लक्स यहाँ डाउनवर्ड बना हुआ है,
समझ में आ रहा है? ये फ्लक्स अभी ऐसे है नॉर्थ पोल और ये सिंक्रोनस स्पीड से ऐसे रोटेट करता है। इस वक्त हमने टाइम को रोक दिया, फ्लक्स हमारा डाउनवर्ड है। ठीक है, फ्लक्स हमारा डाउनवर्ड है, कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के निकाल लो। क्या डायरेक्शन होगा कंडक्टर के अंदर? क्या डायरेक्शन होगा कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ का? आउटवर्ड। आउटवर्ड। कैसे आउटवर्ड आया बताइए, कैसे आउटवर्ड आया? यस सर, ये वाला डायरेक्शन ऐसे करके आपने आउटवर्ड निकाला है ना, ऐसे करके आउटवर्ड निकाला। सब लोग एग्री हो आउटवर्ड? यस सर। सब लोग गलत हो, सब लोग गलत हो। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं हम लोग कंडक्टर के मोशन के लिए। यहां कंडक्टर स्टेशनरी है तो कंडक्टर का रिलेटिव मोशन निकालेंगे। तो अगर फ्लक्स इस तरफ घूम रहा था, फ्लक्स इस तरफ घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो कंडक्टर का रिलेटिव मोशन क्या है फ्लक्स के रिस्पेक्ट में? बताइए, बताओ। हमेशा आज से एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब भी लगाएंगे ना, तो कंडक्टर के मोशन के हिसाब से लगाएंगे, फ्लक्स के मोशन के हिसाब से नहीं। अगर कंडक्टर स्टेशनरी है तो जाहिर है फ्लक्स के हिसाब से उसका रिलेटिव मोशन तो है। रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में? फ्लक्स के हिसाब से। तो अगर फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो कंडक्टर फ्लक्स के रिस्पेक्ट में, अगर हम लोग देखें फ्लक्स को, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दें तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फ्लक्स के हिसाब से ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है आपका रोटर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, अब कंडक्टर के मोशन के हिसाब से लगाइए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या होगा यहां पे? क्या आएगा डायरेक्शन? इनवर्ड। इनवर्ड यानी क्रॉस। क्रॉस, इस कंडक्टर के अंदर क्रॉस बन गया, बन गया क्रॉस। अब क्रॉस बनने के बाद क्या होगा? अब एक और बहुत बेहतरीन चीज होगा इसके अंदर। अब इसको और गौर से देखो, ये आपका स्टेटर, ये आपका रोटर, ये आपका कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर बना क्रॉस, और ये जो फ्लक्स है ना, रिजल्टेंट फ्लक्स, हम लोग एक ही लाइन बनाए, लेकिन एक ही लाइन होगा क्या फ्लक्स का? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बहुत सारा लाइन होता है ना, होगा ना, बहुत सारा लाइन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लक्स का, रिजल्टेंट फ्लक्स का। एक ही लाइन थोड़ी होगा, हम लोग दिखाते हैं एक ही लाइन, लेकिन होगा ज्यादा ना। जब तक ये कंडक्टर में करंट नहीं फ्लो हो रहा था, फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ बराबर है इस कंडक्टर के, है ना। जब तक करंट नहीं फ्लो हो रहा था, फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर के दोनों ओर बराबर है। लेकिन जैसे ही ये करंट फ्लो होने लगा, अब फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बदल जाएगा, क्योंकि इस कंडक्टर के करंट फ्लो होने की वजह से, कंडक्टर के करंट फ्लो होने की वजह से उसका अपना फ्लक्स बन गया। अब कंडक्टर का फ्लक्स कैसे बनेगा? तो क्रॉस है, क्रॉस है। कंडक्टर का फ्लक्स कैसे बनेगा? तो राइट हैंड कर्व रूल से निकालिए कैसे बनेगा। तो सब ऐसे सर्कल्स में, और कैसे, कैसा सर्कल्स? क्लियर? यानी क्लॉकवाइज सर्कल्स, क्लॉकवाइज सर्कल्स। तो यहां जब क्लॉकवाइज सर्कल्स बनेगा ना, इसको और डिटेल से यहां देखिए, क्लॉकवाइज सर्कल्स, क्लॉकवाइज सर्कल्स, क्लॉकवाइज सर्कल्स, क्लॉकवाइज सर्कल्स, इस तरह। तो नतीजा होगा कि अब जो आपका मेन फ्लक्स आ रहा था वो इस साइड में एड अप हो रहा है, और इस साइड में कंडक्टर का फ्लक्स उसको अपोज कर रहा है। इस साइड में देखो, आपका मेन फ्लक्स ऊपर से नीचे की तरफ, और आपका कंडक्टर का फ्लक्स नीचे से ऊपर की तरफ अपोज कर रहा है लेफ्ट साइड में, और इधर सपोर्ट कर रहा है यानी ऐड हो रहा है। फ्लक्स की डेंसिटी का डिफरेंस आ गया,
किधर हाईयर डेंसिटी होगी? इस साइड हाईयर डेंसिटी होगी क्योंकि दोनों ऐड हो रहा है। इस साइड हाईयर फ्लक्स डेंसिटी, इस साइड लोअर फ्लक्स डेंसिटी, है ना। यहाँ पे अपोज किया तो एक्चुअली में अब क्या हो रहा है? एक्चुअली में ये जो कंडक्टर है ना, इधर हाईयर फ्लक्स डेंसिटी और इस तरफ फ्लक्स इलास्टिक के नेचर की तरह का हो गया, क्योंकि ये सर्कुलर और ये लीनियर मिलकर इलास्टिक हो गया, और इधर बहुत कम फ्लक्स बचा, रेयर हो गया। तो इधर डेंस, इधर रेयर। फोर्स किधर लगेगा? फोर्स किधर लगेगा? हाईयर डेंसिटी रीजन से लोअर डेंसिटी रीजन की तरफ फोर्स नहीं लगेगा? बताइए। हाईयर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ ही ना फोर्स लगेगा। तो फोर्स किधर लगेगा? फोर्स लगेगा किधर? हाईयर डेंसिटी रीजन से लोअर डेंसिटी रीजन की तरफ, हाईयर डेंसिटी रीजन से लोअर डेंसिटी रीजन की तरफ। तो देखो आपका फ्लक्स इधर ही घूम रहा था, कंडक्टर किधर घूमेगा? कंडक्टर किधर घूमेगा? बताओ अलका। अलका बताओ। किधर? तो ग्रीन वाला किसका डायरेक्शन है? आपका फ्लक्स भी एंटी क्लॉकवाइज है, आपका कंडक्टर भी एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, यहां से दिख रहा है अलका? तो हो गया उसी डायरेक्शन में। और तुम्हारा जो क्वेश्चन था ना कि फ्लक्स ही फ्लक्स पे असर डालेगा, मिल गया ना, फ्लक्स ही फ्लक्स पे असर डाल रहा है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? इतना बेहतरीन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब दूसरे तरह से भी इसको समझ लो। हम लोग फोर्स कैसे निकालते हैं कंडक्टर पे? जिस तरह राइट हैंड रूल लगा के डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाले, फोर्स कैसे निकालते हैं? लेफ्ट हैंड रूल लगा के। लेफ्ट हैंड रूल लगा के भी निकाल लो, आपको फोर्स का वही डायरेक्शन मिलेगा। लगा लो लेफ्ट हैंड रूल, लगा लीजिए यहां पे लेफ्ट हैंड रूल। तो यहां क्या है? फ्लक्स आपका नीचे की तरफ है और कंडक्टर में करंट अंदर की तरफ जा रहा है। लगा लीजिए लेफ्ट हैंड रूल। देखो फोर्स का डायरेक्शन भी उधर ही मिलेगा, इससे भी मिला उधर ही। तो हर लॉ इंजीनियरिंग की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी खासियत है कि हर लॉ एक ही चीज को समझाएगा और सब लॉ एक ही चीज बताएगा। यानी किसी भी चीज को हम मल्टीपल लॉ से वेरीफाई कर सकते हैं और सारा लॉ आपको सही रिजल्ट ही देगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख लो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी आपको कंडक्टर पे फोर्स उधर ही मिलेगा। यानी हर केस में हम लोग देख रहे हैं कि रोटर को सिंक्रोनस स्पीड के डायरेक्शन में ही मूव करना होगा। क्लियर हुआ?